हेलो एवरीवन। कल हमने डिस्कस किया था सेपियंस की शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। और उसके बाद हमने एसएपी को डिस्कस किया था। व्हाट इज एसएपी? एसएपी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इसने अपने नाम के ऊपर सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया हुआ है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। एसएपी जो है दुनिया का लार्जेस्ट ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब जो भी मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ ना, तो आपके पास एक डायरी या नोटबुक या कोई भी आप एक चीज़ ले, एक बॉल पेन हो, आप नोट्स बनाए। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है ईआरपी सिस्टम। आपको मालूम होना चाहिए कि सब व्हाट्स ईआरपी सिस्टम। अच्छा। और उसके बाद ये एसएपी कौन सी कंपनी है? जर्मन कंपनी है जो कि 1972 में बनी। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था एस्प्रोहाना। एस्प्रोहाना बेसिकली एस्प्रो सूट फॉर फोर्थ जनरेशन। हाना का मतलब क्या होता है? हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंस। देखिए, कोई भी चीज़ है ना, आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें जो इनोवेशंस आती हैं, जो उसमें डेवलपमेंट आती हैं, तो एक नई चीज़ बन जाती है। आप ये सैमसंग की एग्जांपल ले लो, आप एप्पल की एग्जांपल ले लें। एप्पल और उसमें मतलब कि देख लें कि भाई कोई भी सैमसंग का सेलफोन देख लो, तो उसमें कोई भी आप नई चीज़ ऐड करते हैं, उसका नया मॉडल बन जाता है। एप्पल में आप कोई चीज़ ऐड करते हो, उसका एक नया मॉडल बन जाता है। इसी तरीके से एसएपी के अंदर आप एक नई चीज़ को ऐड अप करते हैं तो उसका एक नया वर्जन बन जाता है। अब एस4हना जो है ये कंप्लीट क्लाउड बेस के ऊपर होते हैं। अब क्लाउड बेस ये होते हैं कि जो विदाउट नेटवर्किंग आपका सर्वर एग्जीक्यूट हो। अब एस4हना के अंदर आपके पास है फाइनेंस है, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई चेन, अदर बिजनेस लाइन है। ये इसके को मॉड्यूल्स हैं। और एस4हना जो है सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। बाकी आपके पास अरीबा भी है, बी1 भी है। बी1 बिजनेस वन ये यूज़ करते हैं फॉर मेरा तो बी1 जो है बिजनेस वन, पाकिस्तान की सौगात है सर। बिजनेस वन जो है ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं, ये पेप्सी है, कोका कोला है, नेस्ले, ये मल्टीनेशनल कंपनी से लीडिंग कंपनी से। अब जितनी बड़ी कंपनी होती है ना, उतनी उसकी जो डिपार्टमेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, उतनी ही उसकी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स भी ज़्यादा होती हैं। तो उसके लिए वो एस4हना यूज़ करती हैं। और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसमें बी1 इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये है क्या नाम है इसका, अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स है, नेम इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारे फेज थे। इसमें क्या आपका बी1 इस्तेमाल हो रहा है। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी से उसमें एस4हना यूज़ हो रहा है। अब हम बात करते हैं एसएपी अच्छा अरीबा सर, की। काइंडली एक बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है कि सर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि भाई किस क्लाइंट को या किस ऑर्गेनाइजेशन को हमने बी1 ऑफर करना है या एस4हना ऑफर करना है। बहुत अच्छा सवाल है। देखें, जब भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को हम क्लाइंट कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा आ गया या कोई भी जी जी कंपनी आ गई, उसको हम क्लाइंट कहते हैं। आपने या कोई भी क्लाइंट आपको अप्रोच करता है या आप क्लाइंट को अप्रोच करते हो, आप क्लाइंट को ऑफर देते हैं अरीबा की या बी1 की या एस4हना की, तो कुछ पैरामीटर्स की बेस पे आप ये डिसाइड करते हैं कि विच वर्जन इज बेस्ट फॉर योर क्लाइंट। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो पैरामीटर है ना, जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा वर्जन इसको ऑफर करना है, सबसे पहला पॉइंट है नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स हैं, नंबर वन। नंबर टू, डिपेंड करते हैं कि हाउ मेनी यूजर्स आर इन्वॉल्व इन कंसर्न डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पेप्सी की एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है कि पेप्सी तो एक वर्ल्ड वाइड है। दुनिया का कोई ऐसा कंट्री जहां पे पेप्सी मौजूद ना हो सिवाय 2-3 कंट्रीज के।
सो आप ये देखें कि पेप्सी का जो वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा है, उसका डिपार्टमेंट भी ज़्यादा है, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा हैं और उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी ज़्यादा हैं। नंबर 3। नंबर 4, उसके जो यूजर्स भी हो गया, उसके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, सुपरविजन लेवल उसका कितना होगा। जितना डाटा ज़्यादा होगा ना उतना ही आपका सर्वर भी उस हिसाब से बड़ा होना चाहिए, कैपेसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जिसके बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि भाई अगर तो इनकी बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा है तो हम इनको लार्ज एसएपी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। अगर इनका बिजनेस वॉल्यूम कम है तो फॉर एग्जांपल के 10 यूज़र्स हैं या 20 यूज़र्स हैं तो हम उनको क्या रिकमेंड करते हैं, B1 रिकमेंड करते हैं। अब मेरे पास दो प्रोजेक्ट थे BackAPPM हैं। मैंने उनको रिकमेंड किया, एक को मैंने रिकमेंड किया कि आप जो है S/4HANA यूज़ करें, लेकिन वो कहते सर हमारा इतना बजट नहीं है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप B1 यूज़ करें, कहते सर ये हमारा उसमें जो SOP है वो इसमें हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने क्या किया, उनको बोला कि आप S/4HANA के कुछ लाइसेंस ले लें और कस्टमाइज उसके यूजर्स बना लें। वो उनको अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये होती है कि आप बजट भी देखते हैं, आप वॉल्यूम भी देखते हो, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स भी देखते हो, यूजर्स स्पेशल आप उसमें देखते हैं, फिर आप उसको रेकमेंड करते हैं। और सेकंड ये है ठीक कि है सर। आप ये देखते हैं कि भाई ये बिजनेस सेक्टर कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस सेक्टर है, इसका सेक्टर क्या है, और इन्होंने क्लाउड यूज़ करना है या नॉन क्लाउड यूज़ करना है, तो उसकी बेस पे आप उसको रेकमेंड करते हैं। तो स्टैंडर्ड ये है कि जिनके 10 या 20 डिपार्टमेंट्स हो आप उनको B1 रिकमेंड करते हो, जिनके 100 डिपार्टमेंट्स हो और मोर देन 100 यूजर्स हो तो उनको आप जो है S/4HANA ही रिकमेंड करते हैं। ये क्वेश्चंस क्लियर? तब लास्ट इसकी मिसाल ऐसे ना कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी शॉप से जो है आपने 50 केजी या 100 केजी लगेज कैरी करने, आप क्या छोटा मोटा जो होता है लोडर आप वो यूज़ कर रहे थे। आपने अगर मतलब कि 200 टन लगेज को कैरी करना है, आप क्या करते हैं, आप कोई हैवी जो ट्रक है आप उसको यूज़ करते हो। वेरी सिंपल। दिस पॉइंट इज क्लियर मिस्टर सलमान? फाइन फाइन सर। ओके, गुड सर। सर फाइन, थैंक थैंक यू। अच्छा, उसके बाद है SAP अरीबा। अरीबा जो है जैसे कि आपको मालूम है ये अमेज़न है और फ्लिपकार्ट है। उसमें क्या होता है, उसमें ना एक डाटा को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि ऑटोमेटिक उसका जो प्रोक्योरमेंट है, उसकी जो सोर्सिंग है, उसकी जो सेल्स है या उसकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, उसकी जो इनवॉइसेस हैं, उसकी जो पेमेंट्स हैं, वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए एग्जीक्यूट कर दी जाती है, लेकिन बैक एंड के की ठीक ठाक वर्किंग होती है। अब ऐसे वेरिएबल कहाँ पे यूज हो रहा है? PSO में 2020-21 में इन्होंने अपडेट किया था, PSO ने अरीबा को अपडेट किया था। ये भी बहुत इजी है। तो इसमें बात वही आ जाती है कि जहाँ पे आपने अपने यूजर्स को कम करना है ना, तो आप वहाँ पे नए वर्जन यूज कर लें। अब आपको मालूम है कि यूजर्स की क्या लॉजिक है। देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल इंडस्ट्री है, वेरी सिंपल, कि जितने भी आपके डिपार्टमेंट ज़्यादा होंगे उतने ही आपकी सुपरविजन ज़्यादा होगी, जहाँ पे सुपरविजन ज़्यादा होती है उतने ही आप SAP के लाइसेंस ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब एक कंपनी कहती है कि भाई हमारे पास 100 डिपार्टमेंट्स हैं और 500 हमारे पास यूज़र्स हैं, तो हमारा बजट जो है वो 200 मिलियन है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको अरीबा रिकमेंड कर देंगे। और एक कंपनी है वो कहती है कि हमारे पास 100 डिपार्टमेंट्स हैं और 200 हमारे पास यूज़र्स हैं और हमारे पास बजट कितने 50 मिलियन हमारे पास बजट है। तो हम उसको क्या करते हैं, B1 रिकमेंड कर देते हैं। तो ये एक गेम होती है
कि आपने एससीपी के लाइसेंस में भी काफ़ी टाइप्स हैं, प्रोफेशनल लाइसेंस होते हैं, यूज़र लाइसेंस होते हैं, लिमिटेड लाइसेंस होते हैं, और भी इस तरह की काफ़ी टेक्निकल इसमें टर्म्स इस्तेमाल की जाती है लाइसेंस को बाय करने में। वो भी इंशाल्लाह आपको मैं एक स्पेशल क्लास दूंगा कि लाइसेंस को कैसे बाय किया जाता है और उसकी कॉस्ट क्या होती है, और क्लाइंट को आपने कौन कौन से कितने लाइसेंस रिकमेंड करने होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको मैं इंशाल्लाह गाइड करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है एसएपी का, एसएपी जोल। और ये जो है, ये जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल जो है एआई ने माशाल्लाह से काफ़ी मार्केट को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो मुझे हैरत इस बात की होती है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता भाई एआई है क्या चीज़। तो बस मतलब कि वो आपको मालूम है कि जिसकी डिमांड हो तो उसको एंगेज कर दिए जाते हैं। तो एआई बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल होता है जो क्या करता है, एक अपनी प्रेडिक्शंस करता है और फोरकास्टिंग करता है। तो इसमें फॉर एग्जांपल ऐसे कि जैसे कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, आप ये देखते हैं कि भाई अगले 5 साल में प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी क्या बनेगी, प्राइसेस अप जाएगी, डाउन होगी, ये उसमें कौन कौन सी फ्लक्चुएशंस आएंगी। वो क्या करते हैं, एक एआई आपको एक प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक अच्छा सेटअप है, और इसमें एआई जो है कोपाइलट के तौर पे काम करता है, और ये होप्स हो कि 2027 में ये इंशाल्लाह प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो अभी इसके चांसेस नहीं है, क्योंकि जब कोई नई हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है ना, तो उसके ड्रॉबैक्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये मेरी अपनी एक ज़ाती राय है, और मुझे नहीं लगता कि एससीपी जो है ये इन फ्यूचर इंडस्ट्रीज में ज़्यादा कामयाब हो पाएगा, स्पेशल पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है, ये कोई पता नहीं भाई, सुबह ऐसा कि माशाल्लाह लग जाए, तो यहाँ पे एआई जो है ना वो बिल्कुल नाकाम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने कल डिस्कस किया था, इम्प्लीमेंटेशन फेजेस। अब ऊपर जो हमने डिस्कस किया, और जैसे कि सलमान ने पूछा कि हम अपनी क्लाइंट को कौन सा वर्जन, कौन सा मॉड्यूल या कौन सा उसको हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फेस है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट प्रिपरेशन प्लानिंग। आप क्या काम करते हैं कि पहले तो आप क्लाइंट की नीड, डिमांड और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, आप वो देखते हैं भाई क्लाइंट कौन है, कहाँ पे है, क्या करते हैं, इसके डिपार्टमेंट्स कितने, इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, और इनका बजट कितना है, और इनका वॉल्यूम कितना है, और इनकी प्लेसमेंट कहाँ पे है, पाकिस्तान में है या अब्रॉड में है। ये तमाम चीज़ों को आप जहाँ पे गैदर करते हैं, तो सेकंड फेज में उस इंफॉर्मेशन या डाटा के बेस पे आप एक अच्छा सा ब्लूप्रिंट डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक मैप होता है ना, कि आपने एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका एक उसकी क्या होती है, उसका मैप बना जाता है, क्या बनाया जाता है, जो सिविल इंजीनियर जो उसको ड्रॉ करते हैं, मैप कहते हैं ना उसको, मिस्टर फरूक। जी जी सर, मैप। मैप कहते हैं ना, एक नक्शा जो बना जी हुआ जी, है। मैप कहते हैं सर। जी जी, नक्शा मैप कहते हैं। तो वो आप मैप बनाते हो भाई, ये बिल्डिंग बनेगी, ये इसके रूम होंगे, ये इतना इसका वो क्या फिट होगा, ये होगा तो वो होगा। तो वो सारा ब्लू प्रिंट आप बनाते हैं कि भाई ये कंपनी है, ये इसके डिपार्टमेंट्स हैं, ये इसके एम्प्लॉयज़ हैं, ये इनके यूजर्स हैं, ये इनका बिजनेस सेटअप है, ये इनका बिजनेस नेचर है, तो इनके लिए हम ये चीज़ जो है रिकमेंड करते हैं। तो फिर कंपनी क्या करती है, उस चीज़ को एनालाइज करने के बाद आपसे कहते हैं और क्या आप इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं। मैंने पाकिस्तान में जितना भी काम किया ना, तो मुझे एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा जो जिसने मुझे ट्रबल में डाला, वो ये था कि भाई हम क्लाइंट को कहते हैं कि भाई आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट करें। अब वो कहते हैं कि सर जी इसको फटाफट यूज़ करते हैं। मैंने बोला भाई मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं कि मैं इसको चुटकी बजाऊं तो वो काम हो जाए, इट टेक्स सम टाइम। तो आपको मार्केट में ना बहुत से ऐसे क्लाइंट भी मिलेंगे, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं माशाल्लाह से, कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपका ना दिमाग नहीं बना के रख देते हैं। मसला कहाँ पे आता है, देखें आप माशाल्लाह से, अब सलमान साहब हैं, ये बीआई के एक्सपर्ट हैं,
और एक मेडिकल का बंदा वो बोले कि जनाब नहीं बीआई में ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है। अब बात ये होती है कि भाई जो जिस फील्ड में हो उसको ज़्यादा अपनी फील्ड का आइडिया होता है, भाई ये चीज़ है तो इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसके ये ड्रॉबैक्स हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि ये वापडा में जो इशू हुआ था 2018-19 में, शायद आप लोगों को मालूम हो। अच्छा, फेज 3 में क्या होता है कि जब आप अपने मॉडल अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करते हो तो क्लाइंट उसके कंफर्मेशन के बाद आपको अलाउ करते हैं कि आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फेज 3 में आमतौर पे हम लाइसेंस को परचेज करने के बाद उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करते हैं। फेज 4 में जब आपने डिफरेंट मॉड्यूल्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स का लाइसेंस परचेज कर लिया, आपने फेज 3 में उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, तो फेज 4 में क्या होता है, इंटरलिंक कर देना। अब इंटरलिंक क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होती है। ये देखें, अब देखिए फॉर एग्जांपल कि आप ये आपके पास एक सर्वर सिस्टम है, क्लाउड सर्वर सिस्टम है, और ये जो ब्लैक है ये तमाम क्या है, इसके डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट अपना डेटा जो है सर्वर सिस्टम के साथ शेयर कर रहा है। डबल हेडेड एरो मीन्स के आपने डेटा शेयर भी करना है और वहां से डेटा कलेक्ट भी करना है। तो जब तमाम डिपार्टमेंट्स अपना डेटा इसके साथ शेयर करेंगे ना, तो अब ये डबल हेडेड एरोस का मतलब क्या होता है, इंटरलिंक करने, इंटीग्रेशन करना। जैसे कि आप लोगों ने एक आईटी में ना कॉन्सेप्ट स्टडी किया होगा, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग, इस तरह का शायद आप लोगों ने कॉन्सेप्ट स्टडी किया होगा क्लाइंट सर्वर का। उसमें क्या होता है, जो क्लाइंट होता है वो सर्वर के साथ इंटरलिंक कर दिया जाता है थ्रू नेटवर्किंग फ्रा जो भी है। लेकिन एसएपी के अंदर आपने उसको क्लाउड बेस के जरिए उसको आपने इंटरलिंक करना होता है, उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको पता है मिस्टर सलमान, आप बता सकते हैं कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजेक्शन कर सकता हो। तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जो फाइनेंस की परमिशन के बिना ट्रांजेक्शन कर सकता हो। तो आप फाइनेंस ने अगर प्रोडक्शन की या परचेज डिपार्टमेंट की या प्लांट मेंटेनेंस की जो ट्रांजेक्शन की अप्रूवल करनी है, तो फाइनेंस को मालूम होना चाहिए कि भाई परचेज या प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं। आप फाइनेंस का नहीं पता भाई व्हाट इज परचेज ऑर्डर, व्हाट इज purchase acquisition, what is RFQ, what is quotation, how to prepare these documents, तो वो किस बेस पे इनकी सुपरविजन कर पाएगा। तो ये सुपरविजन जो है ये आपके तभी पॉसिबल होगी जब आप फाइनेंस डिपार्टमेंट का परचेज डिपार्टमेंट के साथ इंटरलिंक होगा। ओके, तो ये जो इंटरलिंक होता है इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन फेज, और ये काफ़ी टेक्निकल फेज होता है फेज 4 में। फेज 5 में क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर गो लाइव। देखें, एक आप लोगों के हम माशा से शादियों के रिवाज, तो आप में से सब ने अपने बहन भाइयों की शादी तो लास्ट में अटेंड की होगी ना, या कज़नों की, ऑल ऑफ यू। तो क्या होता है भाई, कल बारात है परसों वलीमे, उससे पहले हम क्या करते हैं, अपनी शॉपिंग करते हैं, फ्लान ड्रेस ले लिया, उसकी मैचिंग की, जो भी मतलब कि लेडीज़ तो माशा से उनकी तो शॉपिंग ख़त्म होती नहीं है। तो जेंट्स वेरी सिंपल, टू पीस ले लिया या शॉर्ट कमीज ले ली, चलो जी मतलब कि चले गए। तो देखिए, बारात में जाने से पहले हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं, ताकि मतलब कि जब बारात का टाइम हो तो जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहाँ पे एट स्पॉट एक अच्छी तरीके से सरंजाम दी जा सके। इसी तरीके से इंडस्ट्री में भी क्या होता है कि जब आपने एसएपी को गो लाइव करना है ना, गो लाइव का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे प्रॉपर इसको ऑफिशियली लॉन्च करते हैं और तमाम बिजनेस ट्रांजेक्शन को उस सॉफ्टवेयर में प्रॉपर ऑफिशियली एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट की जा सके। गो लाइव से पहले प्रिपरेशन की जाती है, ताकि गो लाइव से पहले जो भी बग्स हैं या एरर्स हैं या इश्यूज हैं या टेक्निकल फॉल्ट है, आप उसको
फिक्स कर सकें और उसको गो लाइव कर सकें। गो लाइव के बाद बेसिकली एक आता है चेक एंड बैलेंस। देखिए, आपने एक नई चीज़ लॉन्च कर दी मार्केट में, आप ये देखते हैं कि आप मार्केट में मैंने ये चीज़ तो सेल कर दी है, अब इसका फीडबैक क्या है, और फीडबैक आप इसका देखते हैं, और फिर उसके बाद आप कस्टमर व्यूज़ देखते हैं। आप देखते हैं जब आप कोई भी चीज़ सेल आउट करते हो, आप उसका एक ओवरव्यू या रिव्यू जो भी मतलब कि फीडबैक आप लेते हैं। तो गो लाइव के बाद आप ये देखते हैं कि भाई अभी ये जो एसएपी सॉफ्टवेयर है ये इंडस्ट्री में कैसे चल रहा है, एम्प्लॉयज उसको कैसे सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप एक फीडबैक लेते हैं। तो फीडबैक के बाद क्या होता है, बैक सपोर्ट एंड सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड की जाती ये है। सर यस प्लीज। कि सर इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि अक्सर जब जब कभी भी कोई न्यू चैनल जब ब्रॉडकास्ट होता है तो वो अपनी टेस्ट ट्रांसमिशन कर रहा होता है, तो ये जस्ट लाइक टेस्ट ट्रांसमिशन होती है। ये आपकी आता है प्रिपरेशन में। टेस्ट ट्रांसमिशन जी वो प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में आएगा। गो लाइव में जैसे कि न्यूज़ कास्टर बैठे हैं, वो एक लाइव कैमरे में आ जाते हैं ना, तो बस फिर उन्हें गो लाइव ही करने हैं, उसमें कोई पीछे टेस्ट वेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो गो लाइव के बाद क्या होता है कि फिर उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन देखी जाती है, भाई इस बंदे ने, इस न्यूज़ कास्ट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। उसको एवेल्यूएट करने के बाद आप उसको सजेस्ट करते हैं या आप उसकी बैक सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। योर क्वेश्चन क्लियर? जी जी सर। ओके। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था इसमें कुछ मॉड्यूल्स हैं, और ये एक आर्किटेक्चर है। इसमें जो ये है ना रेड वाले, ये आमतौर पे ये मैं अपनी तरफ से इसको कहता हूँ इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स। ऑरेंज वाले जो हैं ये डिपेंडेंट मॉड्यूल्स कहलाते हैं। ग्रीन जो है ये कंप्लीट सोर्ट कहलाते हैं। और सोर्ट ग्रीन मतलब सोर्ट भी है और कंप्लीमेंट्री भी है। मुझे एक बात बताएं, कोई ऐसा बिजनेस आपने देखा जिसमें मैन पावर ना हो? आप कोई ऐसा कोई भी बिजनेस देख लो दुनिया में, कोई ऐसा बिजनेस जैसे कि सर्विस सेक्टर या ट्रेडिंग सेक्टर या कोई भी, इवन कि अगर आप एक देखिए, एक शॉप भी आप देखें ना, उसमें भी कम से कम 3-4 बंदे तो लाजमी होंगे। एक ओनर हो गया, एक स्वीपर हो गया, एक आपका वो सेल्समैन हो गया, एक आपका अकाउंटेंट हो गया। तो ये जो मैन पावर है ना, ये आपके एचआर कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एचआर है, एसएम, ये तमाम बिजनेस के लिए कंपलसरी है, जस्ट लाइक अकाउंट्स एंड फाइनेंस। तो बाकी आप देखें प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन तो हमेशा आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब एजुकेशन सेक्टर में प्रोडक्शन तो है ही नहीं, तो प्लान मेंटेनेंस भी प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा ये कि जितने भी डिपेंडेंस मॉड्यूल्स हैं ना, ये तमाम के तमाम फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करे होते हैं, क्योंकि फाइनेंस की फाइनेंसिंग के बाद ही इनकी ट्रांजेक्शन जो है एग्जीक्यूट की जाती है। एसएपी नेट फीवर, ये दरमियान में जो मॉड्यूल्स हैं ये आपका टेक्निकल मॉड्यूल कहलाते हैं। टेक्निकल मॉड्यूल जो है वो आपका आईटी से मुंसलिक, जिसमें आपका एबाप आता है, आपका बेसिस आता है, आपका जीआरसी आता है, आपका फ्यूरी यूआई आता है, आपकी इंटीग्रेटेड आर्किटेक्ट मॉड्यूल्स उसमें आते हैं। और ये काफ़ी कम्प्लीमेंट्री होते हैं किसी भी बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। बाकी फाइनेंस है, कंट्रोलिंग है, ट्रेजरी है, एंटरप्राइज कंट्रोलिंग है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, पीएस है। तो ये किसी भी बिजनेस के लिए एक इम्पोर्टेंट और कम्प्लीमेंट्री मॉड्यूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद है लेवल्स ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इसमें बेसिकली दो लेवल्स होते हैं एसएपी के ऑफिशियल। एक को हम कहते हैं यूजर लेवल, एक को हम कहते हैं मैनेजमेंट, सॉरी, एक को हम कहते हैं यूजर लेवल, एक को हम कहते हैं कंसल्टेंट लेवल। यूजर लेवल में क्या होता है, आप जो है डेटा एंट्री का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने आप ये आइस्को में चले जाओ,
या वापडे में आप चले जाए ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई आपसे कहा जाता है ये इन्वाइसिस हैं, आप बैठ के इन्वाइसिस बनाते जाएं, बस बिल बनाते जाएं बैठ के। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें होता है कि भाई आप एक मशीन की तरह काम करते हैं। आप सुबह आ जाते हैं 9 बजे, शाम 5 बजे आप चले जाते हैं। आपने एक दिन के 500-600 जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने पोस्ट करने होते हैं। उसमें कोई आपकी सुपरविजन नहीं है, उसमें कोई आपकी मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है। तो मैं वैसे ये तो रिकमेंड नहीं करता। अलबत्ता जो फ्रेश डिग्री होल्डर्स हों तो उनको मैं कहता हूँ कि आप वैसे भी 2-3 दिन किसी भी इंडस्ट्री में जाएँ तो आपको वहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। देखिए ये चूँकि एक पार्ट है, तो ये बताना मेरा मकसद है, मेरा फ़र्ज़ है, सॉरी। उसके बाद आता है कंसल्टेंट लेवल। कंसल्टेंट अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन ये किया कि इसमें क्या होता है, आप एससीपी को इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करते हो, या तो आपने एससीपी को इम्प्लीमेंट करना होगा, या फिर आपने एससीपी सॉफ्टवेयर को सुपरवाइज करना होगा, आपने बैक सपोर्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। दो आपके फंक्शन हैं। जैसे कि अगर आप पेप्सी में अप्लाई करते हैं फॉर जॉब, पेप्सी में तो ऑलरेडी एससीपी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे जो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट नंबर 8, ये फिर आप इसमें ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, और 8 नंबर पे काम वही कर सकते हैं जिसको बाकी 7 फेसेस के ऊपर कमांड होगी। ओके, अच्छा। और इसमें बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आप काम करते हैं, और इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो फ्रंट एंड के ऊपर जो ट्रांजेक्शन्स इस्तेमाल की जाती हैं, उन ट्रांजेक्शन्स में बग्स आते हैं, एरर्स आते हैं, और डिफरेंट उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आपने उनको फिक्स करना होता है। नंबर 3 है मैनेजमेंट लेवल। मैनेजमेंट लेवल में क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने मैनेजमेंट लेवल की जॉब करनी है, सप्लाई चेन मैनेजर, वेयर हाउस मैनेजर, अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर, या ईआरपी मैनेजर, तो उसमें आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन से, जेडी जिसको हम कहते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, आपकी स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग स्किल्स ये इन्वॉल्व होती हैं, और उसमें आप हर डिपार्टमेंट की ट्रांजेक्शन की सुपरविजन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप प्रोक्योरमेंट मैनेजर की अगर हम बात करते हैं, प्रोक्योरमेंट मैनेजर का काम ये होता है कि उसने अगर रॉ मटेरियल को परचेज करना है, तो वो देखते हैं कि भाई मार्केट में कौन कौन से वेंडर्स मौजूद हैं, और किस वेंडर्स की क्या क्रेडिबिलिटी है। अगर हम उससे कोई चीज़ परचेज करते हैं तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, और क्या वो आपको टाइमली डिलीवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि मैनेजर लेवल में आपने उसको कंसंट्रेट करना होता है, और उसके बाद ही आप अपनी कंसर्न बिजनेस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो जो कंसल्टेंट लेवल है उसमें यूजर लेवल भी आ जाता है, मैनेजमेंट लेवल भी आता है, और कंसल्टेंट लेवल, तीनों उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अलबत्ता जो फर्स्ट लेवल है इसमें सिर्फ आप डेटा एंट्री का ही काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद है एक ईआरपी सिस्टम। ईआरपी सिस्टम से पहले एक चीज थी एक्सक्यूज मी सर, जी। ये जो सर्टन लेवल आपने मेंशन किया है सर नंबर पर, इसके बीच में बंदा खुद से सुपरविजन और ये सारी चीजें, मतलब एक जो ब्लूप्रिंट और जो जितनी चीजें आपने पीछे समझाई हैं, तो सारी चीजें बंदे ने खुद ही डिफाइन करनी होती है ना, अकॉर्डिंग टू डाटा वट एवर जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। जी ऐसे ही है। ठीक है सर। और इसमें देखें, इसमें आमतौर पर ना जो है ना, जो मेजर पार्ट है वो है आपकी रिपोर्ट्स का। तो जैसे कि मैंने कल आपसे कहा था कि जितने भी ये दुनिया भर के जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ये इसका मकसद क्या है, रिपोर्ट्स। देखें, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, वो आमतौर पे इतने हाईली एजुकेटेड नहीं होते। वो कहते हैं भाई मुझे नहीं मालूम कि सिस्टम में क्या है, कि नहीं कहते हैं मुझे ये बताओ कि आज की हमारी सेल्स क्या आती है, आपके मेरे परचेज क्या आती है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कहाँ पे आया, कहाँ पे गया, कितना बचा है, कितना लॉस हुआ, मुझे इसका जो है ना एक मुख्तसर रिपोर्ट दे दें।
तो उस मुख्तसर रिपोर्ट को बनाने के लिए हम जितने भी ये इसके जो पैरामीटर्स है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। सलमान ऐसे नहीं है, पावर बीआई के अंदर क्या होता है, आप इसी को तो काम कर, आप इसी पे तो फोकस कर रहे होते हैं। आपका जो बॉस है, आपका जो ऑनर है, जो बिजनेस ऑनर्स जी है, आप उनको एक इफेक्टिव जी रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एग्जेक्टिव लेवल के जो लोग होते हैं तो उनके पास मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस देखने के लिए वक्त नहीं होता, जी, तो वो बेसिकली जो है वो एग्जेक्टिव रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं जो कि सिंगल क्लिक और सिंगल आई पे वो कर सकें। तो डेट्स वाई यही सिस्टम का मकसद होता है कि वो सिंगल आई रिपोर्ट्स बना के हमें जो है वो दे दें, ताकि उसको बेहतर तौर पे एग्जेक्टिव जो है ना वो समरी बना के रिप्रेजेंट किया जा सके। अब अगर उस रिपोर्ट के अंदर एक गलती निकल आए फिर क्या होता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसका बीपी हाई हो जाता है। डेफिनेट क्योंकि मैंने भी जॉब किया डेफिनेटली भाई देखिए ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस वजह से बताऊँ क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बचपन में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट क्या था, अबू जान के बिजनेस था माशा से, उनको भी मतलब के साथ साथ चलाता गया। फिर मतलब कि प्राइवेट जॉब भी की, गवर्नमेंट लेवल की जॉब भी की, फिर अपना अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस सेटअप किया। तो ये तमाम मरहले से मैं अच्छी तरह से गुजर चुका हूँ। तो अगर आपकी रिपोर्ट में इश्यूज हो तो फिर वो दिमाग उसका भी खराब होता है, फिर वो अपना सारा गुस्सा जो है अपने डिपार्टमेंट्स के ऊपर उतारते हैं। तो कोई भी फैक्ट रिपोर्ट जो है ना आपकी तब बनती है जब आपके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तब आपके पास आती है जब आपके पास एक्यूरेट डेटा होगा। तो वो आपको ये भी मालूम है कि बहुत सी कंपनीज में क्या होता है, इश्यूज आते हैं सर जी गलती हो गई, ये हो गया, तो वो हो गया। गलती तो भाई हर, ये तो मतलब कि एक जिंदगी का पार्ट है ना, गलती इंसान से होती है। लेकिन सिस्टम क्या करते हैं, अगर आप कोई भी गलती करते हैं ना तो सिस्टम आपको वार्निंग देता है भाई आप ये गलती कर रहे हो। तो ये बेनिफिट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, आपको ना उस गलती से महफूज रखते हैं ताकि आपकी रिपोर्ट अच्छी हो, आपकी इंफॉर्मेशन अच्छी हो, आपका डेटा अच्छा हो, और आपकी जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज है आपके काम की वो काफ़ी इफेक्टिव हो। कंट्रोल बेहतर हो जाए। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो ERP सिस्टम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं जिसमें मैन पावर, मनी, मैन पावर, मशीनरी, मटेरियल, मार्केटिंग मेथड्स, ये 7 M's को आप जो है प्रॉपर, ये 6 या 7 एक और M है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, वो आप उनको प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। तो प्लानिंग क्या होता है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज विद एडवांस टेक्नोलॉजी। आपके पास पैसा है, आपके पास मैन पावर है, मशीनरी है, मटेरियल है, मार्केटिंग मेथड्स है, मैनेजमेंट है। अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो कंपनी क्या होगी, डामाडोल में चली जाएगी। अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ करेंगे तो आपके माशाल्लाह से कंपनी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। एलन मस्क की आप एग्जांपल देख लें तो 12 साल पहले तो उसका कोई इतना खास नाम निशान नहीं था, अब देखें दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बना हुआ है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इन तमाम चीज़ों को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये स्किल्स कैसे डेवलप होंगी। देखिए ये स्किल्स डेवलप होती हैं आपको इंडस्ट्रीज के जो इश्यूज होते हैं वो आपके साथ डिस्कस किया जाए। फॉर एग्जांपल के मैं आपसे कहता हूँ, एक कंपनी है पाकिस्तान में, वो लॉस में जा रही है, आप उसको चेक करेंगे उसकी क्या रीजन थी। एक और कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जा रही है, आप उसको देखो उसकी क्या रीजंस हैं, उसकी क्या स्ट्रेंथ है। तो आपको थोड़ा सा अपनी जो है ना ये रिसर्च वर्क के ऊपर भी थोड़ा सा वर्कआउट करना होगा। इससे क्या होता है कि आपकी जो स्किल्स है ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं। अच्छा, लास्ट वन है आपका ये ERP सिस्टम। तो पहले इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, अपने एक कंपनी का स्ट्रक्चर को हम SCP को डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम तमाम डिपार्टमेंट्स को डिफाइन करेंगे, फिर हम उनको आपस में इंटरलिंक कर देंगे, फिर हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आपके पास SAP सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, दिस इज S/4HANA 2023 लेटेस्ट वर्जन। और इसमें अब आप लोग ने, हम लोगों ने क्या काम करने, देखिए किसी भी इंडस्ट्री में आपने SAP को इम्प्लीमेंट कर दे तो पहले स्टेप क्या होगा,
पहला स्टेप ये होगा कि जो मैंने आपको 8 फेसेस बताए ना, आज के असाइनमेंट ये है कि जो 8 फेसेस ऑफ एसएपी इम्प्लीमेंटेशन, आपने इसके ऊपर अच्छे से एक रिपोर्ट तैयार करनी है। फॉर एग्जांपल एज अ कंसल्टेंट, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एसएपी को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो 7 8 जो हमने स्टेजेस या फेसेस डिस्कस किए, आपने उसको अपने वर्डिंग में अच्छे से उसके नोट्स बना लें। उस फेसेस के मुताबिक इंशाल्लाह हम एससीपी के यहाँ पे प्रैक्टिस करते जाएंगे। ओके, ताकि आपको मालूम हो कि कंसल्टेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, और उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब चूँकि जस्ट एक ही मेंबर ने इसे एससीपी को एक्टिवेट किया फ़िलहाल, तो इसको इंशाल्लाह हम कल अल्लाह का नाम लेके बाकायदा इसको एससीपी के ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एक हम कंपनी लेंगे और उसमें हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कंपनी आपकी होगी बेवरेज सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, और इनिशियल हमारा टारगेट क्या होगा कि आपने सबसे पहले जो कैपिटल के जन एंट्री पोस्ट करनी होती है। यहाँ पे माशा से फाइनेंस ऑफिसर्स भी मौजूद है, प्रोफेसर्स भी मौजूद है। कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो उसकी जो फर्स्ट जन एंट्री होती है वो है कैपिटल की। मिस्टर सलमान, ऐसे ही कैपिटल के मुताबिक जी तो जी आपका बिल्कुल, पहले फाइनेंस अरेंज होता है, जी, उसकी एंट्री। तो आपका जो कैपिटल होगा उसी कैपिटल से हम जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके एसेट जो आपने परचेस करने, जो भी है लाइबिलिटीज जो भी है फाइनेंस जो, वो हम कैपिटल के जरिए एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो कल हम एक इस पे अपना बकायदा कैपिटल प्रैक्टिस स्टार्ट लायबिलिटीज करेंगे। दोनों। तो कोशिश करेंगे कि कल तक तमाम जो मेंबर्स हैं इनके लैपटॉप में सीपी की एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाए। तो कल अच्छा इंशाल्लाह सर, अपनी ये अच्छे पीपीटी से की जो सीखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।